जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने 2 वीडियो में पढ़ा है, मॉडर्न इंडिया को हम पढ़ रहे थे। हमने यहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया था कि पंजाब में कौन शासक था और पंजाब का अंतिम शासक कौन था। दलीप सिंह तक हमने चीज़ों को पढ़ लिया है। ये हमारा जो लेक्चर है वो मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हमने 2 वीडियो में यहाँ तक की चीज़ों को आसानी से कवर कर लिया है और इससे आगे की जो चीज़ें हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ ये बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं आजकल, आप तो जान ही रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही अब बढ़ चुका है। और वहाँ आपको जो क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में, आप वहाँ भी जानते हैं आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आप जल्दी जल्दी में आप गलत कर दिए होते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि सही से ना पढ़ा होना। तो आप देखिए, पहली बार टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए और इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए भी। आप जब पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, तभी आप अपना एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। देखिए, हमें अपना कर्म ईमानदारी से करना है। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ चीज़ें अच्छे से आपके एग्ज़ाम में होंगी और आप सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए, अब आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने पंजाब तक की चीज़ें को पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे मैसूर के बारे में कि मैसूर में क्या क्या घटनाएँ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैसूर से हम अपना देखिए मैसूर, तो मैसूर के बारे में आप जानते हैं, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखने जा रहे हैं। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। यानी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था 1767 से लेके 69 तक हुआ था। एक किसके किसके बीच हुआ था? हैदर अली बनाम अंग्रेज़ों के बीच। यानी जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा? तो हैदर अली, और तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था? वो था वेरेलिस्ट। तो आप ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था इसमें विजेता था हैदर अली, और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो कौन था? वेरेलिस्ट। आप इसको भी याद रखिएगा। और ये युद्ध कैसे समाप्त हुआ? मद्रास की संधि हुई थी 1769 में 4 अप्रैल को, उससे ये समाप्त होता है। यानी जो ये युद्ध है स्टार्ट हुआ 1767 में और समाप्त होता है 1769 में 4 अप्रैल को। किस संधि के तहत? तो मद्रास की संधि के तहत जो है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो। सारे फैक्टों को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, यानी जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो आप फर्स्ट वाले याद रखिएगा और सेकंड वाला भी आप देख लीजिए। तो देखिए, जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1780 में हुआ था और 1784 तक चला था। यानी 1780 में स्टार्ट हुआ था और 84 तक चला था सेकंड एंग्लो मैसूर वार। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वार में होता क्या है? इस समय जो घटनाक्रम था, घटनाक्रम को याद रखिएगा। देखिए, हैदर अली की अगर हम बात करें तो जुलाई 1780 में सेकंड एंग्लो मैसूर याद होता है वार होता है। तो हैदर अली जो था इसने क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। यानी 1780 के आसपास क्या करता है हैदर अली ने? क्या किया? कर्नाटक पर अटैक कर दिया और वहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल बेली। कर्नल बेली की जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था उसको हरा दिया और अरकाट वाले रीजन पर क्या कर लिया? इसने अधिकार कर लिया। अब हम देखते हैं हैदर अली का ही पुत्र कौन था? टीपू, जिसको टीपू सुल्तान भी बोलते हैं। हैदर अली के बाद यही आता है, उसका पुत्र भी था। तो हम टीपू की बात करते तो इसने क्या किया? देखिए, पोल्लीलूर एक जगह है, वहाँ पर हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त किया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। हैदर अली ने किसको परास्त किया था? कर्नल बेली को हराया था। कहाँ पर? अरकाट में। और टीपू ने किसको हराया था? हेक्टर मुनरो को हराया था। कहाँ पर? पोल्लीलूर वाली एक जगह है, वहाँ पर हराया था। तो अब दोनों को भी याद रखिए कि हैदर अली ने किसको हराया और टीपू ने किसको हराया। अब हम देखते, देखिए ये युद्ध जो चला है 1780 से लेकर 84 तक होता है। अब 1781 में क्या घटनाक्रम हुआ था? देखिए, 1781 में होता है हैदर अली बनाम आयरकूट। एक तरफ हैदर अली था, एक तरफ आयरकूट था। आयरकूट ने, अब देखिए, हैदर अली को कहाँ कहाँ हराया था?
पोर्टो नोवो में हराया, पोलिलुर में हराया और सोलिंगपुर एक जगह। यहाँ तीनों जगह पर आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया था। कहाँ कहाँ पर? पोर्टो नोवो में, पोलिलुर में और सोलिंगपुर में। और 1782 के आसपास हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 1781 में यहाँ 3 जगह पर हैदर अली हारता है और दिसंबर 1782 में हैदर अली की जो हो जाती है मृत्यु हो जाती है। अब 1784 ईस्वी में क्या होता है? सेकंड एंग्लो मैसूर वार का समापन हो जाता है। लेकिन कैसे होता है? देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी के पहले ही किसकी मृत्यु हो जाती है? हैदर अली की। आप याद रखिए कि हैदर अली की मृत्यु युद्ध में नहीं होती है, इसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, बट युद्ध में लड़ते हुए नहीं इसकी मृत्यु हुई। आप बस इसको याद रखिएगा। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलोर की एक संधि होती है टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य, तो उस हिसाब से ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार का समापन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 2 ट्रीटी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हुई थी जो पहली ट्रीटी हुई थी, वो हुई थी मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस ट्रीटी के तहत होता है? मंगलोर की ट्रीटी के तहत। और मंगलोर की संधि किसके द्वारा की गई? टीपू और अंग्रेजों के मध्य, ना कि हैदर अली के मध्य। आप याद रखिएगा, 1782 में ही यानी 82 में ही हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। ये कब होता है? 1790 से 1792 के बीच होता है, यानी 1790 में होता है और 92 तक यह चलता है। कार्नवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू, मतलब जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें एक तरफ तो टीपू था, एक तरफ टीपू अकेला था, और इसके खिलाफ कौन कौन थे? एक तरफ कार्नवालिस था, दूसरी तरफ मराठे थे, और तीसरी तरफ कौन थे? निजाम थे। यानी ये 3 लोग एक तरफ थे और टीपू अकेला रहता है, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसकी समाप्ति किस ट्रीटी के तहत होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत होती है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं वो किसी न किसी संधि के तहत ही समाप्त हो रहे हैं। यानी जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वह समाप्त होता है किस ट्रीटी के तहत? आपने अभी पढ़ा है, मद्रास की संधि के तहत। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस ट्रीटी के तहत समाप्त होता है? मैंगलोर की संधि के तहत। इसी तरह जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। अब इसके तहत होता क्या? इस ट्रीटी के तहत टीपू का जो आधा राज्य है वह अंग्रेजों तथा उनके साथियों को मिल जाता है। अंग्रेजों और उनके साथियों में कौन थे? देखिए, एक मराठा भी थे, निजाम भी थे, और अंग्रेजों में कौन था? कार्नवालिस। तो टीपू का आधा राज्य इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों को और उनके साथियों को मिल जाता है। और क्या होता है? टीपू से 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी वसूला जाता है। एक तो पहली बार टीपू का क्षेत्र भी ले लिया गया, और ये जो युद्ध हुआ था, युद्ध में जो भी क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी टीपू से ले लिया जाता है। 3 करोड़ रुपये भी उससे ले लिए जाते हैं, और उस समय 3 करोड़ रुपये बहुत होती थी जब इसकी बात हो रही है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, श्रीरंगपट्टनम की ये जो संधि हुई थी ये 1792 में हुई थी, 1792 में हुई थी। इसी के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अब इस संधि में आप जान ही रहे कि एक तरफ कार्नवालिस था तो दूसरी तरफ टीपू था। यानी ये जो संधि होती है ये कार्नवालिस और टीपू के मध्य होती है। इसी के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये ट्रीटी लगभग हर एक एग्जाम में पूछी गई है, और ये तीनों ही आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुल देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आप याद रखिएगा, कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, और चारों को चारों आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये और महत्वपूर्ण है, इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या होता है, तो आप इसको भी देख लीजिए, जो यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में होता है, यानी 1799 में होता है क्या? हमारा 4th एंग्लो मैसूर वार। इसी वार में टीपू की मृत्यु हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी टीपू की मृत्यु किस युद्ध में होती है? तो होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। ये कब हुआ था? 1799 में होता है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बेलेजली और स्टुअर्ट, 2 लोगों ने किया था। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टीपू की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर वार में हुआ था, तो आप याद रखिएगा जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार हुआ था
यानी जो चौथा यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, इसी में टीपू की मृत्यु हो जाती है। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व दो लोगों ने किया था, एक बेलेजली था और एक स्टुअर्ट था। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कन्फ्यूजन बहुत बड़ी मात्रा में क्रिएट हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। देखिए टीपू इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। आप टीपू के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आप इसका एक स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा, ये कहता है कि ज़िंदगी जीनी है तो शेर की तरह जियो। मतलब ये चाहता तो बच जाता, अगर इसको अपनी जान बचानी होती तो ट्रेटी कर लेता, लेकिन नहीं, ये चाहता था या तो मैं युद्ध को जीत जाऊं या युद्ध में ही लड़ते हुए मर जाऊं। तो इसलिए ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये ज़िंदगी शेर की तरह ही जीना चाहता, मतलब ये कायरों की ज़िंदगी जीना इसको पसंद नहीं था। तो आप याद रखिएगा, टीपू अगर चाहता तो अपनी जान बचा सकता था ट्रीटी के तहत, क्योंकि उस समय होता क्या था, बस क्षेत्र से मतलब था अंग्रेज़ों को कि उनको अलग अलग क्षेत्र मिलता जाए, अलग अलग रीजन मिलता जाए, ताकि वो अपनी क्या करें, फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करते जाएं और अपने व्यापार को बढ़ाते जाएं, और जो धन है यानी जो मनी है, जो रुपया हो, उसको यहाँ से ले जाके इंग्लैंड में लेते जाए। मतलब उनका सिर्फ अंग्रेज़ों का एक उद्देश्य पहले क्या था, देखिए अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो पहले उनका उद्देश्य था व्यापार करना। वो भारत में साम्राज्य बनाने या भारत में राज्य करने नहीं आए थे। स्टार्टिंग में जो अंग्रेज आए थे तो सिर्फ ट्रेड करने आए थे। उनका मेन मोटो था कि हम सिर्फ व्यापार करेंगे और लाभ कमा के जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गतिविधियों से भी हमारा फ़ायदा है, मतलब हम चाहे तो यहाँ बने रह सकते हैं, इससे और फ़ायदा है, तब उनके अंदर ये धीरे धीरे लालच बढ़ा और वो धीरे धीरे क्षेत्रों पे कब्जा करते चले गए। अलग अलग क्षेत्रों के जो शासक होते थे उस समय जानते हैं कि मतलब मराठों का अलग था, निजामों का अलग था, मैसूर अलग था, हैदराबाद अलग, हर एक क्षेत्र में अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों ने एक साथ सबसे नहीं लड़ा। नहीं, भारत जैसे इतने महान देश में अंग्रेज़ों की क्या थी कि वो मतलब यहाँ शासन करके गुलाम बनाए, लेकिन वो क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों को कब्जा करते गए, छोटे छोटे लोगों से लड़ते गए और उसके बाद धीरे धीरे सारे क्षेत्र उनके हो जाए। तो आप इससे एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना तो ऐसे भी आप छोटे छोटे चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि एक दिन यही छोटे छोटे फैक्ट आपको एक दिन बड़े फैक्ट के रूप में बदल जाएंगे और आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि टीपू ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो अपनी राजधानी बनाया था उसने श्रीरंगपट्टनम को, और यहीं पर उसने एक जैकोबिन क्लब नाम की संस्था थी, उसका यहाँ पर क्या किया था, स्थापना किया था। कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम में। तो आप दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा बेलेजली को प्राप्त उपाधि क्या थी, मार्क्विस। तो देखिए, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि ये मार्क्विस उपाधि किसको दी गई थी, बेलेजली को दी गई थी। क्यों मिली थी, जो मैसूर विजय इसने किया था उस उपलक्ष्य में आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज था उसने इसको मार्क्विस की उपाधि दी थी। तो मार्क्विस की उपाधि किसको मिली थी, बेलेजली को मिली थी। आप ये भी याद रखिए। और आप एक फैक्ट दिया वो भी देख लीजिए। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। देखिए, वो क्षेत्रों को कब्जा कर लिए थे। अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या था कि क्षेत्र को हम कब्जा कर लें, तो उन्होंने क्षेत्र को कब्जा कर लिया। उनके जो मेन दुश्मन था, टीपू था, हैदर अली था, वो दोनों ही अब नहीं रह गए थे। तो उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उनको क्षेत्र मिल गया तो उन्होंने क्या किया, मैसूर की गद्दी पर पुनः आडियार वंश के ही एक बालक, इसका नाम था कृष्णराज, इस कृष्णराज को बैठा दिया और कनारा और कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। मतलब जहाँ से उनको रेवेन्यू मिलना था उन क्षेत्रों को उन्होंने अपने कब्जे में रख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे या वायसराय जिनको कहा जाता है, उन कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और कौन कौन से काम उन्होंने किया था, क्योंकि एग्जाम में इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हमें देख लेते हैं कि रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ क्या थी। मतलब जो उस समय भारतीय रियासत हुआ करती थी उनके प्रति ब्रिटिश नीतियाँ क्या थी, मतलब अंग्रेजों की नीतियाँ रियासतों के प्रति क्या थी। तो देखिए, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग गवर्नर जनरल आते गए, तो जैसे जैसे जो गवर्नर जनरल आता गया, जिसकी जैसी विचारधारा थी, उसने उस तरह की नीतियाँ बनाना शुरू कर दी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, 1740 से 1765 के
अंतर्गत क्या रियासतों के प्रति उनकी नीतियां रही। तो इस बीच क्या था, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष था। मतलब 1740 से 1765 के बीच कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता यानी इक्वलिटी के लिए संघर्ष था। उनका कहना था कि हमारी कंपनी को आप बराबरी का दर्जा दीजिए। तो 65 तक ये स्टेटस रहा। अब 1765 से लेके 1813 ईस्वी तक क्या हुआ, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति और घेरे की नीति इन्होंने लागू कर दिया। आप जानते हैं कि 1757 और 1764 में दो महत्वपूर्ण युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली थी, एक प्लासी के युद्ध में, एक बक्सर के युद्ध में, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, शक्ति बढ़ चुकी थी। तो इसके बाद क्या किया, इन्होंने अपनी नीति में बदलाव लाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति का चलन शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं 1813 से लेके 1857 यानी 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके पहले तक इनकी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासतों के प्रति क्या नीतियाँ थी। तो देखिए इस समय क्या था, अधीनस्थ पार्थकी की नीति थी। मतलब अपने सबऑर्डिनेट वो मान के चलने लगे, भारतीय रियासतों को क्या करने लगे, अधीनस्थ पार्थकी की नीति रही, मतलब अपना सबऑर्डिनेट मान लगे। अभी यहाँ देखिए, यहाँ इक्वलिटी की बात करते थे, फिर उनके बराबरी के दर्जे पे आ गए, अब क्या किए, उनको अपना अधीनस्थ मानने लगे, मतलब खुद को बड़ा समझने लगे, हमारे देश में आके हम ही से हो बड़ा समझने लगे। अब देखिए क्या हुआ, 1858 से लेकर 1935 तक नीतियाँ क्या रही उनकी, यानी 1858 से लेकर 1935 तक क्या थी, अधीनस्थ संघ की नीति के लेके आए। मतलब कहते थे ना कि भारत को एक संघ बनाएंगे, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, काम कुछ नहीं करते थे, कुल मिला जुला के वो यहाँ बने रहना चाहते थे, वो कभी भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। इसी तरह जैसे जैसे जो गवर्नर जनरल आता गया, जैसे जैसे हमारे यहाँ लोग युद्ध करते गए, क्रांतियाँ करते गए, रिवोल्ट होता गया, उस हिसाब से इनकी नीतियाँ भी बदलती चली गई। क्योंकि आप जानते हैं 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तो उस रिवोल्ट के बाद इनकी नीतियाँ बदल गई, तब आई अधीनस्थ संघ की नीति। अब देखते हैं हम 1935 से 1947 के बीच क्या रहा, बराबर के संघ की नीति। तो देश के आज़ादी होने से पहले तक की इनकी नीतियाँ क्या रही, बराबर के संघ की नीति रही 1935 से लेकर 1947 तक। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो गवर्नर जनरल या वायसराय आए उनके क्या क्या कार्य थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स को। तो आप ये देख लीजिए, सबसे पहले किसकी हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो बात थी कि बंगाल में इसने क्या किया, द्वैध, पूछा जाता कि आप में बंगाल में द्वैध शासन यानी जो द्वैध शासन थी, जो डायरकी थी, इसकी समाप्ति बंगाल में किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। लेकिन अब इसने द्वैध शासन को समाप्त किया, तो द्वैध शासन को किसने लगाया रहा होगा ना, वहाँ पर उसने लागू किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आप ये याद रखिएगा, क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन को लगाया था, और इसी द्वैध शासन को किसने समाप्त कर दिया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, हम आगे इसको पढ़ेंगे भी, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे, या अभी हम आगे जब कंपनी का एक्ट आता है तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि द्वैध शासन कैसे वहाँ लागू हुआ था या द्वैध शासन में क्या हुआ था। आप सब कुछ आप आराम से पढ़ेंगे। तो बस अब आप नहीं, अभी यहाँ पे आए ये याद रखिए कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। और इसने क्या किया, राजकीय कोषागार का क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले गया। मतलब राजकीय कोषागार जो था, मतलब जो कोष यानी मनी से संबंधित जो चीज़ें होती थी वो पहले कहाँ होती थी, मुर्शिदाबाद में होती थी। इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से इसको कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया था। और आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि मुर्शिदाबाद से कलकत्ता राजकीय कोषागार को कौन ले गया था, तो ले जाने वाला था वारेन हेस्टिंग्स। इसने और क्या किया, इसका एक विचार था कि समस्त भूमि शासक की होगी। मतलब ये मान के चलता था कि जितने भी लैंड है वो सब शासक की। और शासक कौन था, यही लोग तो शासन कर रहे थे। इनका मानना था कि समस्त भूमि शासक की। और इसने क्या किया, राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और अशुद्धि की नीति को लाया। मतलब ये चाहता था कि रेवेन्यू का कलेक्शन बड़ी मात्रा में बढ़े। मतलब ये यहाँ से इतना लूटपाट कर रहे थे, उतने में लोग खुश नहीं थे। इनका कहना था कि हम और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करें, तो इसलिए वो ट्रायल भी करते थे और नई नई नीतियों को लागू करते थे। 1774 ईस्वी में यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वह था वारेन हेस्टिंग्स। और कब बना थे, 1774 में। अब महाभियोग का मुकदमा इसी के ऊपर चला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था वहाँ पर इंग्लैंड जाने के बाद, तो वो चला था वारेन हेस्टिंग्स पे। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ अभी हम कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल को पढ़ रहे हैं जिनसे क्वेश्चन अभी तक बहुत सारे एग्जामों में बन भी चुके हैं और अक्सर बनते भी रहते हैं। तो पहले हम महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आप जानते हैं कि इसकी थी सहायक संधि। सहायक संधि को क्या बोला जाता है, सब्सिडियरी अलायंस। तो अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि किसकी थी, तो सहायक संधि किसकी थी, लॉर्ड वेलेस्ली। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सहायक संधि किसकी थी, यानी सब्सिडियरी अलायंस की संधि किसकी थी, तो वो वेलेस्ली की थी। उसके बाद पूछा जाता है कि सहायक संधि पर के तहत किस किस राज्य को शामिल किया गया। तो देखिए आप अभी तो यहाँ ऐसे देख लीजिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर। तो ऐसे याद करना कठिन है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने अपने समय में पढ़ा था, जो आप भी याद रख लीजिए, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो देखिए सहायक संधि जो लागू किया था वेलेस्ली ने, उसके लिए देखिए एक ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, हम तो अवध पे सिंधिया या जोधा जयपुर से मिले। तो आप केवल इतना याद रखिएगा, हम तो अवध पे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, हम में क्या आ जाता है, हैदराबाद और मैसूर। तो में क्या आ जाता है, तंजौर। ये हो गया अवध, और ये हो गया पेशवा, ये हो गया बरार, और ये हो गया सिंधिया। तो देखिए सहायक संधि के तहत वेलेस्ली की जो सहायक संधि आई थी, उसके पहले सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो सबसे पहले था हैदराबाद। तो हैदराबाद यहाँ से हो गया हमसे। हैदराबाद और मैसूर ये दोनों किससे हो जाते हैं, हमसे। आपको एक क्रम दे दिया जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें बताइए कि सबसे पहले सहायक संधि के तहत कौन आया था। तो आप इस क्रम को ऐसे ही याद रखिएगा। तो एक हमसे हो गया हैदराबाद और मैसूर, और इस्तो से हो जाता है तंजौर, और अवध को आप याद ही रखिएगा, अवध। और इस पर से हो जाता है पेशवा और बरार। बरार के ही अंतर, बरार के ही तो थे भोसले, तो चाहे भोसले ऑप्शन में आए चाहे बरार आए, इनका क्रम में हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सिंधिया और होलकर। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, हम तो अवध पर सिंधिया, मतलब पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार जिसको भोसले भी बोलते, फिर सिंधिया और होलकर। तो ये थी वेलेस्ली की सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य, जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं विलियम बेंटिक की, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या क्या हुआ। तो देखिए इसने कार्यभार कब ग्रहण किया था, 1828 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि विलियम बेंटिक ने कार्यभार कब ग्रहण किया, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था, तो विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था सती प्रथा का अंत। और डेट आप याद रखिएगा, ईयर मतलब 1829 में। तो सती प्रथा का अंत कब किया था इसने, 1829 यानी 1829 में किया था। और बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए भी इसने प्रयत्न किया। मतलब एक तो सती प्रथा का भी अंत इसी के समय में होता है, विलियम बेंटिक के समय। और बालिका शिशुवध को भी समाप्त करने के लिए प्रयत्न कौन करता है, विलियम बेंटिक के। तो देखिए दोनों काम ही इसके, भले ही अंग्रेज गवर्नर जनरल था, लेकिन ये दोनों काम ही इसके अच्छे माने जाते हैं। तो विलियम बेंटिक के ये काम अच्छे थे क्योंकि उस समय सती प्रथा का बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन था। और सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं कि क्या थी, तो इसने किया। और इसने एक काम और किया कि ठगी का भी अंत किया। उस समय ठग बहुत आ चुके थे, तो ठगी का भी अंत इसने किया। यानी विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, बालिका शिशुवध को समाप्त करने का प्रयत्न किया, और ठगी का भी अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने। तो ये थे कुछ इसके अच्छे अच्छे काम। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति बनाए रखी, यानी जो भारतीय रियासत थे इसने उनके तरफ तटस्थता की नीति बनाए रखी। मतलब हम और ना दोनों मान के चलता था, केवल अपने ही नियम को वहाँ पर नहीं थोपता था। ये तटस्थ रहा, मतलब न्यूट्रल बना रहा। और इस क्या हुआ, 1834 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह नियुक्त हुआ। तो अब ये डेट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। और कब भारत का गवर्नर जनरल यह बनता है, 1834 ईस्वी में, यानी 1834 ईस्वी में यह क्या होता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। और इसने जो ठगों का अंत किया था, तो ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इसने किसको नियुक्त किया था, कैप्टन स्लीमैन की इसने
नियुक्ति की थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो हुआ था विलियम बेंटिक के समय। लेकिन ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इसने किसको अपॉइंट किया था, तो आप ये याद रखिएगा, कैप्टन स्लीमैन। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। ठगों का अंत होता है विलियम बेंटिक के समय, और इसने ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्ति जो की थी वो कैप्टन स्लीमैन की थी। और इसने अंग्रेजी साम्राज्य में आप अगर देखेंगे तो मैसूर का और कुर्ग तथा कछार का विलय कर लिया था। विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1831 ईस्वी में मैसूर का और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य में। और विलियम बेंटिक ने और क्या काम किया, आप ये भी देख लीजिए। अफीम के व्यापार के लिए नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात हुआ। इसने क्या किया, अफीम के व्यापार को पहली बार नियमित किया तथा अनुपत्रित भी किया, और केवल बंबई बंदरगाह से ही इसका निर्यात होता था। यानी अगर पूछा जाए अफीम का निर्यात विलियम बेंटिक के समय कहाँ से होता था, तो केवल बंबई बंदरगाह जो था, यानी जो बंबई पोर्ट था, वहीं से अफीम का निर्यात होता था। निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को इसने वापस बुला लिया था। तो हैदराबाद से इसने अंग्रेज अधिकारी को वापस किसके कहने पे बुलाया था, निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर। क्योंकि आप जानते हैं कि इसने क्या किया था, रियासतों के प्रति तटस्थता की नीतियाँ बना के रखी थी, यानी न्यूट्रल था, ये विशेष हस्तक्षेप नहीं करता था। इसका जो मेन फोकस था वो अपने ट्रेड पे था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रियाँ थी उनके देखरेख से संबंधित इसका मेन काम था। ये रियासतों के साथ विशेष नहीं उलझता था विलियम बेंटिक। और इसके कुछ अच्छे काम आपने पढ़ ही लिया है, सती प्रथा, ठगी का अंत और बालिका शिशु वध को अंत किया। और विलियम बेंटिक से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको भी याद रखें। तो दोस्तों आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात तो आपने अभी मैसूर वार के बारे में पढ़ा कि 4 तरह के मैसूर वार हुए थे, आप उनको भी याद रखिएगा कि टीपू के समय क्या हुआ, हैदर अली के समय में वो क्या हुआ, कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। जो 4 वार हुए थे तो 4 संधियाँ हुई थी, उन 4 संधियों को आप याद रखिएगा। अभी हमने जिन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा है आप उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। आप यहाँ पर जितना भी चीज़ें पढ़ रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो लेक्चर को आराम से देखिएगा। और आप जानते हैं, हमने पहले ही इसको बता रखा है कि ये जो बुक है वो घटना चक्र की बुक है। तो आप इस चाहेंगे तो इस बुक को आप ले भी सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो इसका नाम अगर आप पूछेंगे तो चित्रात्मक प्रस्तुति के नाम से ये बुक आती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बाकी तो मैं इसको वीडियो में पढ़ा ही रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मतलब आप जैसे चाहें। अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स बनाना तो आप नोट्स भी बना लीजिए। अगर आप ये बुक लाके स्वयं बुक ही लाके पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी लाके पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो में आपको बताएगा। देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए आप केवल वीडियो देखने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आएंगी। तो आपको पढ़ना भी है और देखना भी है, क्योंकि सुनने से कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ चीज़ें रीडिंग करने से भी पता चलती है। तो ये हमारा दिमाग ही ऐसा ही काम करता है, कुछ चीज़ें हमें सुनी सुनाई भी हमारे दिमाग में कुछ बची रह जाती हैं और कुछ रीडिंग से। और मैं अंततः आप सब जानते हैं कि हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिर्फ सेलेक्ट हो जाएं। मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम वहाँ पर अपना सेलेक्ट हो जाएं, हमें जो नौकरी चाहिए हमें वो नौकरी मिले और हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो करें। तो दोस्तों आप ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, आप इत्मीनान से पढ़िए और आराम से सारी वीडियो को एक क्रम से देखिएगा। ये नहीं कि आपने पहला वीडियो देख लिया फिर 5वां वीडियो देख लिया, बीच के वीडियो छोड़ दिए, नहीं। आप एक सीक्वेंस में एक क्रम में वीडियो को देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक घटना इतिहास में आप जानते हैं कि सारी घटनाओं एक क्रम से हुई हैं। तो आप पहली बात एक इमेज भी तो आपके दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए। इतिहास पढ़ने का सबसे मेन तरीका यही होता है कि इतिहास में जो चेंजेज होते हैं, यानी जो घटनाएं बदलती हैं, आप वो जब तक आपके दिमाग में उसकी छवि नहीं होगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जानते हैं हिस्ट्री में इतने फैक्ट हैं कि आप सारे फैक्ट को पढ़ भी नहीं सकते और सारे फैक्ट को लेके चल भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से पढ़े होंगे, एक क्रम से चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप आसानी से सब चीज़ें समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में वहाँ इंटर रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं और उनमें से आपको चारों में से एक को चूज ही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे कट ऑफ से, और अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद का जो भी कुछ फैक्ट है, जो अभी गवर्नर जनरल बचे रह गए हैं, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि देखिए ये फैक्ट ही बहुत हार्ड हो चुका है,
तो आप पहले इसको इतना डाइजेस्ट कर लीजिए, मतलब आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हमारा जो अगला वीडियो आएगा उससे संबंधित चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। बस आप वीडियो को क्रम से देखते रहिए। तो चलते चलते आपसे वही एक छोटा सा निवेदन है कि आप स्टडी विथ रामा, आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ रामा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप लाइक भी कर देंगे वीडियो को। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो या आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपका देखने के लिए। जय हिंद।